आज हम बात करेंगे वर्ग 16 के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। हाँ देखो, सबसे पहले तो वर्ग 16 के तत्व देख लेते हैं। कौन कौन से? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोनियम, टेलोरियम और आपके पोलोनियम। ये आपके 5 तत्व है वर्ग 16 के। हाँ, अब सबसे पहले इनके हमें परमाणु क्रमांक मालूम होना। अब क्यों होना? क्योंकि यदि परमाणु क्रमांक आपको मालूम होगा तो आप क्या लिख पाओगे? इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हो? ऑक्सीकरण अवस्था निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? ऑक्सीकरण अवस्था निकाल सकते हो। हाँ, तो देखो ऑक्सीजन का क्या होता है? 8, ये हम सबको मालूम है। सल्फर का क्या होता है? 8 जोड़ दो क्या हो जाएगा? 16। 16 में क्या जोड़ दो? 18 जोड़ दो क्या हो जाएगा? 34। 34 में 18 जोड़ दो 52। 52 में 32 जोड़ दो 84, 84। हाँ, और हम सभी अच्छे से जानते हैं कि वर्ग 16 के जितने भी तत्व होते हैं उनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है? NH2Np4। क्या होता है? NH2Np4 होता है, चाहे कोई भी तत्व हो। यदि मैं बात करूं ऑक्सीजन की तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। S की बात करूं तो कितनी हो जाएगी? 3। आपके सेलेनियम की बात करो तो कितनी हो जाएगी? 4। यदि मैं बात करूं टेलोरियम की तो कितनी हो जाएगी? N की वैल्यू 5। और यदि मैं पोलोनियम की बात करूं तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो ये क्या होते हैं? वर्ग 16 के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है इनका? NH2Np4। क्या है आपके? NH2Np4 है। तो ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब होता है कि आप किस प्रकार से जो बाह्यतम कोश को है पूरी तरह से खाली कर सकते हो या पूरी तरह से भर सकते हो। बस खाली करने के लिए आप जितने इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहोगे वही आपकी ऑक्सीकरण अवस्था बन जाएगी, और भरने के लिए आप जितने इलेक्ट्रॉन दोगे वही आपकी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी। हाँ, सबसे पहले बात कर लेते खाली करने की। तो देखो, यदि मुझे इसे खाली करना है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने पड़ेंगे। अभी कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 के 6 यदि मैं इलेक्ट्रॉन को निकाल दूंगा तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी? +6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? +6। ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब यही होता है कि आप किसी तत्व के बाह्यतम कोश में से अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, है ना? वही संख्या क्या कहलाती है? आपकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। हाँ, अब आप किस प्रकार से भर सकते हो वो देखो आपका जो S है वो तो भरा हुआ है, 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन P में अधिकतम कितने आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब यदि P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ पर कितने भी 4 है, तो हमें बाहर से और कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। और यदि हम किसी भी तत्व को बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उस पर क्या आ जाता है? माइनस चार्ज। और जब भी किसी तत्व में से हम इलेक्ट्रॉनों को निकालते हैं तो कौन सा चार्ज आ जाता है? आपका +6 चार्ज आ जाता है। तो यहाँ से हमें समझ में आती है कि वर्ग 16 के तत्वों की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +6 से -2 के बीच में होती है। कहां से कहां तक? +6 से -2। ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब आप किस प्रकार से खाली कर सकते हो, किस प्रकार से भर सकते हो। यदि मैं खाली करने की बात करूं तो P में से 4 निकाल देता हूं, S में से 2 निकाल देता हूं, 6 इलेक्ट्रॉन निकाला है। जब भी जैसे कि सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालते तो इसके ऊपर क्या आता है? प्लस आता है। वैसे ही मैंने 6 इलेक्ट्रॉन को निकालो तो इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी? +6। और यदि मैं न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था की बात करूं तो उसके लिए आपको क्या देखना रहता है कि आप किस प्रकार से भर सकते हो। S तो पूरी तरह से भरा है, P पूरी तरह से भरा नहीं है। तो P को भरने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये पूरी तरह से भर जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन देना मतलब कोई भी तत्व यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जैसे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, माइनस आ जाता है, उसी प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन हमने बाहर से दी, इसलिए इसकी न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी? -2 हो जाएगी। मतलब +6 से लेके -2 तक क्या होती है? वर्ग 16 के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। हाँ, अब +6 से -2 के बीच में कौन कौन आता है? +6, +5, +4, +3, +2, +1, 0, -1, -2। ये +6 से -2 के बीच में इतनी ऑक्सीकरण अवस्था आती। मतलब ये जो आपके सभी तत्व है वो कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं? ये सभी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखना यहाँ पर 2 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था है। पहली आपकी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था और एक है आपकी ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। तो हमें यही देखना है कि ऊपर से नीचे जाते तो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था का ट्रेंड बढ़ता है, क्रम बढ़ता है, या ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था का क्रम बढ़ता है। ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दिखाने की प्रवृत्ति बढ़ती है या धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दिखाने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इतनी बात आई समझ में? अब सबसे पहले यहां पर समझो कि +6, +5, +4, +3, +2, +1 अर्थात धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दिखाने का मतलब है कि हमें इन सभी तत्वों में से इलेक्ट्रॉनों को निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को यदि हम निकालेंगे तभी क्या होगा? धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था शो हो पाएगी, है ना? हमने 1 इलेक्ट्रॉन निकाले तो +1, 4 निकाले तो +4,
हाँ, अब देखो जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमें यदि ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेंगे, तो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। अब देखो किसी भी परमाणु से यदि हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हमें कुछ ऊर्जा देनी पड़ती है। उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा। क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो हमें बस इतना मालूम होना कि ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है या घटता है। तो ऊपर से नीचे जाने पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी बढ़ती है क्योंकि आकार का मान बढ़ता है, तो नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव कम से कम होता है। अब यदि नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन प्रभाव कम से कम है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान हो जाएगा। मतलब ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनन विभव का मान कम होने के कारण, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश भी कम होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। और यदि इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा तो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हाँ, धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दिखाने का मतलब है इलेक्ट्रॉन को निकलने की प्रवृत्ति। यदि इलेक्ट्रॉन को निकलने की प्रवृत्ति अधिक है तो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दिखाने की प्रवृत्ति अधिक होगी। ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉनों को निकलने की प्रवृत्ति अधिक होती है क्योंकि नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव कम होता है, तो हम बहुत ही कम ऊर्जा देकर आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। यदि आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं तो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दिखाने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, टेंडेंसी बढ़ जाएगी। हाँ, अब हम बात करते हैं ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था की। तो देखो जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब क्या है? देखो ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब है कि तत्वों ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। तत्वों ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। अब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है, या बात कर लो विद्युत ऋणात्मकता। हाँ, तो जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो किसके मान में वृद्धि होती है? कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। अब यदि कोषों की संख्या में वृद्धि होती है तो नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव कम होता है। अब यदि नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव कम होगा तो जो बाहर से आने वाले उनको कैसे संभाल पाएगा वो, है ना। जबकि यदि मैं बात करूं ऑक्सीजन का, आकार कैसा होता है? छोटा होता है। तो आकार छोटा होने के कारण ये वाला जो नाभिक है इसका बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव क्या होता है? बहुत अधिक होता है। तो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आएगा इसे ये आसानी से ग्रहण कर सकता है। हाँ, ये जो रहेगा इसका आकार थोड़ा सा अधिक होता है, इसके कारण यदि हम बात करें इसकी प्रवृत्ति थोड़ी कम होगी ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दिखाने की इसकी तुलना में। इसकी और भी कम, इसकी और भी कम, इसकी और भी कम। तो ऊपर से नीचे जाने पर ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करना कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि आकार में वृद्धि होती है। आकार में वृद्धि होने के कारण नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव कम होता है। नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर यदि प्रभाव कम होता है तो खुद के नहीं संभाले तो बाहर वाले को कैसे बुलाएंगे, कैसे संभालेंगे। इसलिए ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था ऊपर से जाने पर घटती है, जबकि धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। हाँ, अब हमने देख लिया कि ऊपर से नीचे जाने पर आपकी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है। हाँ, अब देखो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में भी आपके बहुत प्रकार के नंबर है, +1, +2, +3, +4, +5 और +6। हाँ, तो देखो आपका अब हमें देखना है कि धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था ऊपर से जाने पे बढ़ेगी, लेकिन इन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में ये लोग क्या अधिक प्रदर्शित करेंगे? +6 करेंगे, +5 करेंगे, +4 करेंगे, +3 करेंगे, +2 करेंगे, +1 करेंगे। देखो +1 का मतलब क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन को निकालना, मतलब कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना। +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को निकालना। 3 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो यहाँ कितने बचेगा? 1 बचेगा। +4 का मतलब है कि पूरे ही निकाल देना। अब यदि पूरे ही निकल जाएंगे तो आपका क्या बचेगा? NH2। NH2 क्या अपने आप में स्थायी है, S में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, है ना। तो याद रखना धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में ये लोग अधिकतम 4 करते हैं। खाली करना है तो पूरे ही कर दो। यदि कोई कक्षक को खाली करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 निकालना। 3 इलेक्ट्रॉन निकालना वो नहीं होगा, आपको निकालना है तो जितने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो पूरी तरह से खाली हो जाएगा। और यदि भरना है तो पूरी तरह से फिल कर दो। हाँ, तो पी में कितने थे? 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो हमने 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए। तो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में जो +4 होती है उसको दिखाने की प्रवृत्ति आपकी ज्यादा होती है। हाँ, या तो देखो अब आपको करना ही है ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को भी निकाल दो। क्या कर दो? ये 2 इलेक्ट्रॉन को भी निकाल दो। पूरी तरह से खाली हो गया। भरना है तो पूरी तरह से भरो और खाली करना है तो पूरी तरह से खाली करो। हाँ, अब यदि मैंने इस S के 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, हाँ, तो 4 पहले ही निकल चुके थे और 2 निकल गए, तो कौन सी दिखाएंगे? हम +6 दिखाएंगे। हाँ, देखो ऊपर से जाने पर धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दिखाने की प्रवृत्ति बढ़ती है, लेकिन धनात्मक में भी इतने सारे ऑप्शन है, तो कौन से अधिकतम दिखाते हैं? वो दिखाते +4, +6।
प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना। अब यदि इलेक्ट्रॉन को निकालो तो पूरे ही निकाल दो, ये वाले पी कक्षक में से भी पूरे निकाल दो तो +4 दिखाएंगे, या तो एस में से भी निकाल दो, पी में से भी निकाल दो, तो क्या हो जाएगा आपका, या तो +4 प्रदर्शित करते हैं, +6 प्रदर्शित करते हैं, यदि हम धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो। अब हमें देखना है, ये तो देखो इतने सारी आपकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं थी, इसमें से हमने किसका चयन कर लिए, +6 और +4, या तो निकालो तो पूरी तरह से निकाल दो। हाँ, अब +6 और +4 में कौन अधिक शो होती है ये देखना है हमें। हाँ, पहले इतने सारे लोग थे, इसमें से इन दोनों का चयन हुआ, अब इन दोनों में से कौन है, किसकी अधिक प्रवृत्ति होती है ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीकरण अवस्था दिखाने की। हाँ, तो देखो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो देखना क्या होता है आपका, देखो परमाणु क्रमांक 8 था, 16 हो गया, 34 हो गया, 52 हो गया, 84 होगा। परमाणु क्रमांक जो होता है उसका अर्थ होता है नाभिक की शक्ति से। किससे होता है, नाभिक की शक्ति से होता है। हाँ, परमाणु की संख्या मतलब कि आपका परमाणु क्रमांक जितना होता है प्रोटॉन की संख्या उतनी अधिक होती है, प्रोटॉन की संख्या जितनी अधिक होती है नाभिक भी उतना ही शक्तिशाली होता है। तो देखना ये जो आपका नाभिक है, पहले कौन सा कोश होता है, इसके पास उपकोष S, उसके बाद कौन सा उपकोष होता है P, उसके बाद D, उसके बाद क्या होता है आपका F होता है। अब देखो ये जो नाभिक है सबसे अधिकतम प्रभाव किस वाले कोष पे दिखाएगा, अपने किस वाले उपकोष पे दिखाएगा, S, उसके बाद P, उसके बाद D, उसके बाद F। अब यदि हम ऊपर से नीचे आते हैं तो देखो परमाणु संख्या बढ़ रही है, परमाणु संख्या बढ़ रही है मतलब नाभिक का प्रभाव भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब यदि नाभिक का प्रभाव बढ़ेगा तो ये वाला जो प्लस है इसकी शक्ति देखो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रही है। अब यदि बढ़ रही है तो नाभिक ये वाले पर जो अपना प्रभाव बहुत अत्यधिक दिखाएगा, और यदि प्रभाव बहुत अत्यधिक दिखाएगा तो यहाँ पर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे उनको निकालना और भी क्या हो जाएगा, मुश्किल होता जाएगा। तो देखो जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो नाभिक की शक्ति बढ़ी है, नाभिक की शक्ति बढ़ रही है तो नाभिक का इस S उपकोष पर प्रभाव बढ़ रहा है, नाभिक का यदि S उपकोष पर प्रभाव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता जाएगा। हाँ, तो देखो यहाँ पर इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, NH2NP4। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो नाभिक की शक्ति बढ़ती है, नाभिक की शक्ति बढ़ने के कारण ये S कक्षक में तो उपस्थित इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं सकते, S उपकोष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल ही नहीं सकते किसी भी प्रकार से, क्योंकि नाभिक की शक्ति देखो बढ़ रही है। अब यदि ये निकल नहीं सकते तो अधिकतम कितने निकल पाएंगे, केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे, और यदि 4 ही इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे तो क्या हो, कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएंगे, +4 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएंगे। तो ऊपर से नीचे जाने पर यदि मैं +6 +4 की बात करूं तो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दिखाने की टेंडेंसी बढ़ती है, आपकी +4। और कारण क्या है आपका, अक्रिय युग्म प्रभाव। क्या है कारण, अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय युग्म प्रभाव का मतलब समझ में आया। देखो जब हम ऊपर से जा रहे थे नाभिक की शक्ति बढ़ रही थी, नाभिक की शक्ति बढ़ने के कारण उसने S उपकोष के इलेक्ट्रॉन को बहुत मजबूती से पकड़ लिया। अब यदि S उपकोष के इलेक्ट्रॉन को बहुत मजबूती से पकड़ लिया, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलने से रहे, और यदि निकलने से रहे तो ये किसी से क्रिया नहीं करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक युग्म है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का जो युग्म है वो इस नाभिक की शक्ति के कारण अक्रिय हो गया, इसलिए इस प्रभाव को क्या कहते हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। तो अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण ऊपर से नीचे जाने पर +4 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाने की प्रवृत्ति में क्या होती है, वृद्धि होती जाती है। क्या होती जाती है, आपकी वृद्धि होती जाती है। कारण क्या है, अक्रिय युग्म प्रभाव, मतलब नाभिक S उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बहुत मजबूती से पकड़ लेगा, जिस कारण ये नहीं निकल पाएंगे, जबकि P उपकोष पर प्रभाव थोड़ा कम होगा इसकी तुलना में, S उपकोष के इलेक्ट्रॉन की तुलना में। तो P उपकोष के इलेक्ट्रॉन तो निकाल सकते लेकिन S के नहीं निकाल सकते, इसलिए +4 दिखाने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ती है। क्या होती है, आपकी बढ़ती है। यह बात हो गई धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था की। अब हम बात करेंगे आपकी किसकी, ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था की। हम सभी जानते हैं ऊपर से नीचे जाने पर ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दिखाने की प्रवृत्ति कैसी होती जाती है, कम होती जाती है, यह हम बात जानते हैं। अब ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में कितने चांस है आपके, 2, या तो -1 है या तो आपके -2 है। हाँ देखो यदि मैं बात करूं आपके ऑक्सीजन की, है ना, तो ये जो ऑक्सीजन होता है वो या तो -2 या तो -1 या तो +1 प्रदर्शित करता है, केवल और केवल -2 -1 और +1 प्रदर्शित कर सकता है। हाँ देखो अब वो कैसे, देखो परऑक्साइड की बात करें, किसकी बात करें, परऑक्साइड की बात करें। परऑक्साइड क्या होता है, जब एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ सीधा जुड़ा रहता है तो उसे क्या कहते हैं, परऑक्साइड कहते हैं। परऑक्साइड में जो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो क्या होती है, आपकी -1 होती है। क्या होती है, -1 होती है। और जनरल वे में हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो कितनी होती है, -2 होती है। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसकी क्या है, विद्युत ऋणात्मकता अत्यधिक होती है ना, क्योंकि आकार कैसा होता है, छोटा होता है। आकार छोटा होने के कारण
इस ऑक्सीजन के नाभिक का आयतन कोश के इलेक्ट्रॉन पे प्रभाव क्या होता है, बहुत अधिक होता है। तो जो बाहर से आने वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है, जो इसको क्या करने वाले, भरने वाले पूरी तरह से पी को, तो ये क्या कर लेता है, आसानी से ग्रहण कर लेता है उन 2 इलेक्ट्रॉनों को, क्योंकि इस नाभिक का अपने भी इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव है। अपने इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव होने के कारण जो आने वाले इलेक्ट्रॉन का भी क्या कर सकता है, स्वागत कर सकता है। इसलिए जो ऑक्सीजन होता है वो -2 भी प्रदर्शित करता है, -1 भी प्रदर्शित करता है। -1 कैसे, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। हाँ, अब देखना ऑक्सीजन आपका +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी दिखाता है। कौन सी, +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी दिखाता है। अब वो कैसे दिखाता है +1 ऑक्सीकरण अवस्था, देखो याद रखना, जो आपका OF2 होता है, जो आपका OF2 यौगिक होता है। अब बात आती है कि जो आपका ऑक्सीजन है वो कैसा है, प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व है। जानते हो ना प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन कौन से, फॉन्सल, ब्रीसी, ये आपके प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व। फ्लोरीन सबसे अधिक, उसके बाद ऑक्सीजन। अब ये सवाल बनता है कि ये ऑक्सीजन इतना प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व है, फिर भी इसके ऊपर क्या है, आपका +1 है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका भी बाप होता है आपका फ्लोरीन, जो कि इस ऑक्सीजन के साथ क्या बना है, बंध बना है। अब यदि मैं बात करूं ऑक्सीजन फ्लोरीन, किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, फ्लोरीन की, तो जानबूझकर ये फ्लोरीन के ऊपर -1 रहता है, इसके ऊपर क्या रहता है आपका +1। दुनिया का एकमात्र यौगिक है ये वाला जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहता है, +1 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती। नहीं तो किसी भी तत्व के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को खींच ले, किसी भी नहीं। बस इसका भी बाप है एक फ्लोरीन, जो क्या करता है, इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को भी खींच लेता है। मतलब ऐसे समझ सकते हो, ये जो आपका H है और ये जो आपका F है यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको कौन खींच सकता है, आपका फ्लोरीन खींच सकता है। H2O में आपका क्या हो सकता है, इस प्रकार से यहां पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इसे कौन खींच सकता है, आपका ये वाला ऑक्सीजन यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, ऑक्सीजन की, है ना। तो ऑक्सीजन खींच सकता है। फ्लोरीन इस हाइड्रोजन के पास से भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होती है, इसकी बहुत कम होती है। लेकिन जब ये दोनों आमने सामने आते हैं तो किसकी पावर ज्यादा होती है, फ्लोरीन की पावर अधिक होती है ना। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, तो ये क्या कर लेता है, इससे क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉनों को छीन लेता है ना, इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है। तो हर किसी का इस दुनिया में बाप मौजूद है। तो ऑक्सीजन घमंड करता है, लेकिन उसका घमंड कौन तोड़ देता है, आपका फ्लोरीन तोड़ देता है। तो बात समझ में आई। जो आपके वर्ग 16 के तत्व है वो +6 से -2 तक करते, ऊपर से जाने पर धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था की टेंडेंसी बढ़ती है और ऋणात्मक की कम होती है। धनात्मक की क्यों बढ़ती है, बिकॉज ऑफ आयनन विभव। हाँ, और ऋणात्मक की क्यों घटती है, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अब +6 और +4 में किसकी बढ़ती अधिक होती है, +4 की अधिक होती है। क्यों, क्योंकि आपका अक्रिय युग्म प्रभाव होता है। हाँ, और यदि हम बात करें ऑक्सीजन की, तो -2 भी शो करता है, -1 भी शो करता है, और आपका +1 भी शो करता है। +1 केवल एक ही यौगिक में करता है, और वो है आपका OF2। ये जो सल्फर है ना, वो भी आपका -2 करता है, -1 करता है, और आपका वो +1 भी कर सकता है, +2 भी कर सकता है, +3 भी कर सकता है आपका। लेकिन जो ऑक्सीजन है वो केवल -2, -1 प्रदर्शित करता है, और +1 भी प्रदर्शित करता है।